खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। उम्मीद करता हूं अभी आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो मेंस भी पास में आ चुका है, बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं मान के चलता हूं कि बहुत बढ़िया आप लोग मेहनत कर रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे और पीवाईक्यूज बना रहे होगे। मैं भी आज आपके लिए कुछ शानदार पीवाईक्यूज लाया हूं, सॉल्ट एनालिसिस और हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड के। ओके, लेकिन उसके पहले जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, मैं उसको पहले खत्म कर देता हूं, उसको सॉर्ट आउट कर देता हूं। वो क्या है? सर ने आज शायरी से शुरुआत क्यों की? भाई इसलिए की कि आज सुबह सुबह जब मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया तो उसमें बैक टू बैक दो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हुए पड़े थे मेरे पुराने स्टूडेंट्स के। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया सर, उनमें ऐसा क्या था? तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही एक पोस्ट शेयर की थी और क्या कहते हैं, एक वीडियो कोई था वो शेयर किया था उस पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो वो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने भी वॉच किया। तो उनमें से दो तीन बच्चों का मेरे पास मैसेज आया और एक ने उसमें बोला कि सर मैं आज राइट नाउ आईआईटी गुवाहाटी में हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे पढ़ा, लाइक दैट। मतलब मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात उसकी लगी, तो मैंने कहा देखो बच्चा आज कितनी सही जगह पहुंच गया, आईआईटी गुवाहाटी। यही तो हम सुनना चाहते हैं यार कि सर मैं आईआईटी बॉम्बे में हूं, सर मैं आईआईटी रुड़की में हूं, गुवाहाटी में हूं, यहां हूं। यही तो हम सुनना चाहते हैं। और इससे ज्यादा प्यारा मैसेज क्या हो सकता है? अब इतना मैं देख ही रहा था, तभी एक और मैसेज मिला बाई चांस। और उस मैसेज में लिखा हुआ था, उस मैसेज में एक और शानदार बात लिखी हुई थी। वो किसी दूसरे बच्चे का था। उसने बताया कि सर मैं आपका फला फला ईयर में शायद कितना 2015 या 2014 के करीब मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूं और उस समय मैं आपसे पढ़ता था, इस बैच में था। और राइट नाउ मुझे 1.23 करोड़ रुपीस का पैकेज मिला है। यार मतलब ये सुनकर के लिटरली मैं कह रहा हूं, इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे। शायद दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, हम लोगों को भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना। जब हमें स्टूडेंट से इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस सुनने को और पढ़ने को और देखने को मिलते हैं ना बेटा, तो हमें अपने आने वाले जो हमारे अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और नया, कुछ और अच्छा करने का मन करता है। तो ये सारे मैसेजेस पढ़ने और सुनने के बाद लिटरली मतलब मेरे मन से बस यही दुआ निकल रही थी कि काश ऐसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हों। हाँ, और इस तरह के रोजाना प्यारे प्यारे मैसेजेस आया करें। वैसे तो यार बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, नो डाउट इन इट, और मैं टाइम टू टाइम उनको आपके साथ शेयर भी करता रहता हूं अपने, कभी टेलीग्राम चैनल पे, कभी इंस्टा पे। हाँ, इसलिए ताकि आप उन मैसेजेस को देख करके क्या हो बेटा, मोटिवेट होते रहें। सिर्फ मेरा इतना सा स्वार्थ है उसके पीछे, और कुछ नहीं। ठीक है? और ये मैं आगे भी करता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इससे जो अच्छे बच्चे, जो नो डाउट इन इट, जो बहुत ही समझदार बच्चे होते हैं ना, वो इनको सिर्फ एक पोस्ट की तरह नहीं लेते, वो इनको एक मोटिवेशनल मैसेज की तरह लेते हैं। वो मान के चलते हैं कि देखो यार, सर ने एक तरह से हमें मैसेज देने की कोशिश की है। ठीक है? तो आज के बाद जब भी मैं आपके साथ इस तरह के पोस्ट शेयर करूं, तो समझ जाना कि मैं आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। लाइफ में बेटा एक कोई ना कोई एक ऐसा एम होना ही चाहिए जिसके दम पे आप जिंदगी में दुनिया के सामने सीना ठोक के कह सकें कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया। और यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, अगर आपके पेरेंट्स के बाद किसी को ईमानदारी से अगर किसी को खुशी होती है तो वो उनको होती है जिन्होंने आपको पढ़ाया। जी हाँ, मेरा एक छोटा सा ही सही, केमिस्ट्री का एक छोटा सा ही सही इन्वॉल्वमेंट है, इस बात की मुझे खुशी होती है और इस बात का मुझे गर्व भी होता है कि देखो इस बच्चे का कैरियर बन गया और इसके कैरियर को बनाने में मेरा एक छोटा सा इन्वॉल्वमेंट ही सही लेकिन था। और ये मेरे ही विचार नहीं है बेटा, ये सभी टीचर्स के विचार होते हैं। सभी टीचर्स इसको इसी तरह से सोचते हैं, ये मेरे इंडिविजुअल थॉट्स नहीं है। तो इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहिए
और फ्यूचर में भी मुझे उम्मीद रहेगी कि नो डाउट इन इट, आज जो बच्चे मेरा इस समय ये लेक्चर देख रहे हैं उनमें भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एक दिन कहेंगे कि एटीएस सर देखो हमने आपसे पढ़ा था और ये देखो सर हमारे आज यहाँ पे हम ये है लाइक दैट। चलो तो इसी तरह से बस आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते रहें, उससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आइए शुरू करेंगे बेटा। सॉल्ट एनालिसिस, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस और हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, इनके जो पीवाईक्यूज लाया हूं बहुत ही सिलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको काफी प्रैक्टिस में हेल्प भी मिलेगी। ओके, लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन आया बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कहते हैं वो वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप अपने दम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, तो पहले वीडियो को पॉज करके अपने दम पे क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। ओके, अच्छा एक चीज और, लास्ट टर्न पे जब मैंने जो पढ़ाया था वो ब्लॉक केमिस्ट्री, उसमें एक क्वेश्चन में शायद करेक्शन चला गया था, मैंने उस क्वेश्चन को एक्चुअल में बेटा पढ़ने में गलती कर दी थी, तो वो ध्यान रखना। उसमें था कि एसिडिफाई K2Cr2O7 की रिएक्शन थी शायद H2S के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। तो मैंने उसमें पढ़ लिया था क्या बनता है, उसमें था क्या नहीं बनता है। ओके, तो एक उसका आंसर बेटा करेक्ट कर लेना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसका पहला ऑप्शन था, ए आंसर था उसका CrSO4। CrSO4 नहीं बनता, Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है, H2O बनता है, सल्फर बनेगा, सब बनेगा, लेकिन CrSO4 नहीं बनेगा। तो वो एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को पढ़ने में। ओके, शायद इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, मैसेज मिल गया कि हाँ यार देखो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज का क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, है ना, नॉट कलर्ड येलो, येलो कलर नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है। और आपको तरीका पता ही है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप सोचेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि आपको मेरा रिप्लाई मैच किया या नहीं किया। ओके, चलिए तो भाई इनमें से कौन सा है जो येलो नहीं है, तो आपको मैं बता दूं इसको फिशर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर कॉम्प्लेक्स या फिशर सॉल्ट। ठीक है ना, तो फिशर सॉल्ट बोला जाता है, ये येलो कलर का होता है। BaCrO4 जितने भी क्रोमेट्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, दो को छोड़कर, एक होता है Ag2CrO4 और एक होता है Hg2CrO4, वो रेड होते हैं। मैं यहां पे लिखे देता हूं Ag2CrO4 और Hg2CrO4, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, रेड कलर के होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, येलो होते हैं। तो ये भी येलो होता है, ये भी येलो होता है, ये वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है ना, आर्सेनेट आयन की, ये भी कैसा होता है बेटा, येलो होता है। और ये कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इसका आंसर क्या है बेटा, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलर प्रोड्यूस, ठीक है ना, इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ अ क्रोमियम, ठीक है, सॉल्ट इज ड्यू टू, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं क्रोमियम+3 वो पहले ही बता रहा है। ठीक है ना, कि भाई क्रोमियम+3 में कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको बता दूं वो मेटाबोरेट होता है। क्या होता है, मेटाबोरेट। जी हां, क्रोमियम जो होता है वो मेटाबोरेट फॉर्म बनाता है वहां पे जितने भी हैं। ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला क्या है, दिस वन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, सी होना चाहिए, और यही है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप देखना बोरेक्स बीट टेस्ट मैंने पढ़ाया था सॉल्ट एनालिसिस में, और उस बोरेक्स बीट टेस्ट में मैंने ये बात बताई थी कि जो क्रोमियम है, कॉपर है, ठीक है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जितने भी कॉपर जो भी हैं, ये सब मेटाबोरेट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, मेटाबोरेट बना रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनकर के तैयार होता है, जिसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओब्लिगा करेक्ट विद रेफरेंस टू फेरस एंड फेरिक आयन। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अपनी स्टाइल में बताना चाहूंगा। ठीक है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा।
आप बोलेंगे सर आपकी कौन सी स्टाइल है, चलो हमें भी बताओ। तो बिल्कुल जरा ध्यान से देखना। आपने नाम सुना होगा टर्नबुल्स ब्लू, पर्शियन ब्लू, सुना है? इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अभी आपको मैं बना करके दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ यार बात तो सही है सर, बहुत ही ज्यादा आपस में रिजेंबल करते हैं और इनको अलग अलग याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम। कई बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग रन में जब होता है ना, पेपर देने जाते हो वहां पे जब स्ट्रेस होता है तो अक्सर वो चीजें मैंने बताई थी ना सबसे पहले गायब हो जाती हैं जो आप याद करके गए थे, रट के गए थे। तो चीजों को समझिए, रटिए मत। कैसे, आइए जरा ध्यान से देखना। FeCl3, Fe नहीं, पहले Cl3 नहीं, Cl2 दिया देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। FeCl2, FeCl2, FeCl3, FeCl3। ओके, मैंने दो कंपाउंड लिए, +2 वाले और +3 वाले, ठीक है। इनकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, जरा ध्यान से देखिए। K4 FeCN6, K3 FeCN6, K4 FeCN6, K3 FeCN6। ओके, नाउ जरा ध्यान से देखना बेटा। यहां पे हमने ये ले लिए हैं कॉम्बिनेशन, +2 का एक बार K4 FeCN6 से रिएक्शन कराई, एक बार K3 से, इसी तरह से +3 की एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। अब आप जरा क्या कहते हैं, दिमाग पे जोर देना और बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये पोटेशियम है और ये Cl है, यहां से KCl निकाल दो। क्या निकाल दो, KCl निकाल दो। यानी कि जितने पोटेशियम और जितने क्लोरीन है सब निकाल दो। अब वो आपको बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बैलेंस करके। कैसे, 4 पोटेशियम है तो 4 Cl होने चाहिए, यानी कि यहां पे कितने आएंगे बेटा, 2। अरे हाँ या ना, चलो यहां पे 4 Cl, 4 KCl निकल गए। यहां पे कितने, 3 है, कितने हैं बेटा, 3, और यहां पे 2 है, तो इनको भी अपन क्या करेंगे बेटा, बैलेंस कर लेंगे। यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, इनको भी क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करना है उसका मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब में से क्या निकल गया बेटा, KCl। अब वही तरीका बताने जा रहा हूं कि बैलेंस कैसे करना है। देखो, मान लो KCl निकल गया तो एक तरफ बचा आपका क्या, Fe, ये वाला, और एक तरफ आपका क्या बचा, FeCN6, ये वाला। यस और नो। अब ये जो बाहर वाला Fe है इस पे +2 है और ये K4 निकल गया तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है बेटा, -4 है। मानते हो? तो ये +2 है और यहां -4 है। अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो कैसे करूंगा, यहां पे 2 लिख दूंगा, चेक कर लो बैलेंस हो रहा है। बस इसी तरह से बैलेंस करना है आपको। यहां पे 2, 3, 4 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरी तरह से बैलेंस करना सिखा रहा हूं, वो ज्यादा शानदार मेथड है, कभी भी गलती नहीं होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, ये +2 है और 4 K और Cl सब निकल गए, यहां पे क्या बचा, -4। तो अब आप चेक कर लो ये बैलेंस हो रहा है। अब आप इस Fe को देख करके यहां पे 2 लगा दो तो अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये +2 है और ये प्लस, यहां पे क्या था, +2, ये क्या है, +3, और अंदर -6, तो बाहर क्या है, -3। यस और नो? तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये +2 है, यहां -3। पहले क्या करिए, Fe को देखिए, FeCN6 को रहने दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, बाहर +2 है और उधर -3 है, तो बैलेंस कैसे होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्रिस क्रॉस। तो ये 3 कर दो और ये 2 कर दो, चेक कर लो बैलेंस हो रहा है। तो अब वेरी सिंपल, इसको 3 कर दिया बेटा और इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, चेक कर लो सब बैलेंस हो रहा है। वेरी सिंपल। आगे देखिए, वापस से Fe लिखिए और यहां पे FeCN
होल 6 लिखी है, करेक्ट। अब देखिए ये +3 है और ये -4 है, करेक्ट। अब आप देखिए ये +3 और वो -4 है, तो यहां पे +3 और यहां पे -4 है, वही कर देंगे हम क्रिस क्रॉस, यहां 4 और यहां 3, यस और नो। तो बाय द एंड सबरी इज दिस, हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा कि ये इधर 4 आ गया, उधर 3 आ गया और ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। तो इसको क्या कर दो 4 और इसको क्या कर दो 3, ये लो भाई, ये भी बैलेंस हो गया। और ये नेक्स्ट है Fe और ये है FeCN होल 6। अब आप देखिए ये +3 है और ये -3 है, अब इनको तो आपस में बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से ही बैलेंस हो रहे हैं लाइक दिस। तो देख लीजिए आप, मैंने रिएक्शन के बेसिस पे प्रोडक्ट बना करके दिखा दिए और अब आप कभी भी नहीं अटकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको ये कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर वो तो सब सही है, आगे क्या? आगे ये है कि इसको पूछा जाता है कि एक फेरस क्लोराइड जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करता है तो बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपस में इतने मिलते जुलते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं, बहुत रिजेंबल करते हैं, तो अक्सर बच्चे को गलती हो जाती है पहचानने में। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक सिंपल सोबर टेक्निक बनाई। क्या? 22, 23, 32, 33। 22, 23, 32, 33। जी हां, 22, 23, 32, 33, ये सिंपल सी ट्रिक है। और ये आप बोलेंगे ये सच क्या है, 22, 23, 32, 33 क्या है? क्या मुंह के दांत है क्या? नहीं, ये बेटा मैं मुंह के दांतों की बात नहीं कर रहा। ये क्या है बेसिकली, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट की। इधर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये वाली लेफ्ट वाली, ये है 2, 2, 3, 3, देख लो ध्यान से। और ये जो राइट साइड वाली है, ये है 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। समझ में आया? 22, 23, 32, 33। और याद रखने का तरीका, वॉट पीबी। जी हां, वॉट पीबी। अब आप इसको देख के बता सकते हो, 22 वाला व्हाइट कलर पीपीटी बनाएगा, 23 वाला टर्नबुल्स ब्लू पीपीटी बनाएगा, 32 वाला पर्शियन ब्लू बनाएगा और 33 वाला ब्राउन बनाएगा। 22 व्हाइट कलर पीपीटी, 23 टर्नबुल्स ब्लू, 32 पर्शियन ब्लू और 33 ब्राउन कलर पीपीटी। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? देख लो भैया, ये इसी से सॉल्व होगा। ये देखिए ये +3 है और ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड है। फेरीसाइनाइड का मतलब ये +3 है, यानी कि अगर ये +3 है और ये भी +3 है तो +3 मिलकर के क्या बना रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, +3 मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये वाला है 33, क्या बना रहे हैं? ब्राउन कलर पीपीटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? ब्राउन कलर पीपीटी बना रहे हैं। ये लो भाई, तो ये +3 मिलकर ब्राउन कलर पीपीटी बनाएंगे। मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए। उसे करेक्ट ही पूछा है ना, मालूम चले उसे इनकरेक्ट पूछा हो, वे ज्यादा, हाँ करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से एक तो आंसर इसका ये होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये +2 है, ये क्या है? +2। और ये देखिए ये क्या है बेटा? +3। अब आप देखिए +2 है, ये +3 है, ये हो गया 23। क्या हो गया? 23। तो 23 क्या बना रहा है बेटा? 23 बना रहा है टर्नबुल्स ब्लू। क्या बना रहा है? टर्नबुल्स ब्लू। तो भैया ये देख लो, ब्लू कलर पीपीटी बन रहा है। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब आगे के काम के नहीं है, किसी का भी पूछा जा सकता है। और ये कई बार आ चुके हैं। जी हां, आई रिपीट, ये कई बार घुमा फिरा करके पूछे जा चुके हैं। और मैंने आपको इनको सीधे रटने को नहीं छोड़ दिया, मैंने आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ दिया, मैं आपको पूरा, ये देखो मैं स्क्रीन से हटे जाता हूं, मैंने आपको पूरा एक पैटर्न दिया है और इस पैटर्न के बेसिस पे आप इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाए तो आप झट से आंसर बता दोगे। आप PYQ करने बैठो, आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप खुद कहोगे कि हाँ यार सर मजा आ गया, वाकई बहुत अच्छी चीज बता करके गए हो। ठीक है, चलो, तो इस तरह से फाइनल अगर आप इसका आंसर देखोगे तो वो क्या आ रहा है बेटा? ABC आ रहा है। ठीक है ना।
रेड कलर ये बनेगा, इसमें पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ बनाओगे, ये ब्लू बनाएगा, ये बनाएगा, और इसका इतना पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होता है चौथे वाले का। तो कुल मिलाकर के एबीसी इसके कितने हो गए, 3 आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is oblique correct when a mixture of sodium chloride and potassium chloride is gently warmed with H2SO4? तो माय डियर मैं आपको याद दिला दूं, ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आई रिपीट, ये क्या है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। डीप रेड वेपर निकलती है, वो किसकी निकलती है बेटा, वो निकलती है CrO2 Cl2 की। आई रिपीट, किसकी निकलती है बेटा, CrO2 Cl2 की। द वेपर व्हेन पास इनटू NaOH सॉल्यूशन गिव्स येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4। बिल्कुल सही बात है, ये CrO2 Cl2 क्या होता है बेटा, हाइड्रोलाइज होता है बेसिक मीडियम में एंड फाइनली Na2CrO4 बनाता है। क्या बनाता है, Na2CrO4 बनाता है। और क्या इसमें क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ऑफ कोर्स नॉट, इसमें कोई क्लोरीन गैस इवॉल्व नहीं होती। और क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, हाँ बनता है, ये उसका फॉर्मूला है। और ये वही क्रोमाइल क्लोराइड है, याद करो जब मैंने क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, टीडी मींस टेट्राहेड्रल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन B3S होता है। तो आइए आंसर चेक कर लें। आंसर तो सही है यार, ए, बी और डी, यही हमने सोचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विद KI। बहुत ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी नहीं है। हाँ, मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विद KI, एक मेटल नाइट्रेट है जो KI के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ब्लैक पीपीटी दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, ब्लैक पीपीटी दे रहा है। बात समझ में आ रही है, KI के साथ मेटल नाइट्रेट क्या दे रहा है, ब्लैक कलर पीपीटी दे रहा है। अगर मैं Hg की बात करूं तो HgI2 बनना चाहिए, हाँ या ना, लेकिन HgI2 ब्लैक होता ही नहीं है, वो तो रेड होता है, वो तो रेड होता है। Pb की बात करूं तो PbI2 बनना चाहिए, मगर वो तो येलो होता है। और Cu की बात करूं, CuI2, तो भैया फॉर योर इंफॉर्मेशन CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट। CuI2 तो होता ही नहीं है, I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो CuI2 तो होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो फिर बचा कौन, बिस्मिथ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने तो शुरुआत की एक लाइन में पढ़ते ही क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब आप बोलेंगे आपको तो इतनी प्रैक्टिस है, इतने सालों से पढ़ा रहे हो, जब देखो तब बताते रहते हो कि मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब किसी को 18 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो बता ही देगा, कौन सी बड़ी बात है। नहीं भाई, आप भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बता सकता हूं बेटा, आप भी बता सकते हो। सिर्फ आपको मेरे बताए हुए तरीके को कैच करना था। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि भाई हम क्वेश्चन को जल्दी नहीं आराम से पढ़ेंगे और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसकी पहली इंफॉर्मेशन देखिए, ये कह रहा है मेटल नाइट्रेट है जो KI से रिएक्ट करता है। तो यार KI से रिएक्ट करके मेटल आयोडाइड ही तो बनाएगा ना, हाँ बनाएगा। तो मैंने मेटल आयोडाइड के कलर चेक कर लिए, HgI2 रेड होता है, PbI2 येलो होता है, CuI2 होता ही नहीं है। तो फिर बचा कौन, बिस्मिथ। आंसर बिस्मिथ होना चाहिए और वही है, वेरी सिंपल। Bi3 बनता है बेटा, BiI3 बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का। और आगे ये क्या करते हैं बेटा, जब हम एक्सेस ऑफ KI मिलाते हैं तो होता क्या है, BiI3 एक्सेस ऑफ KI के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ, एक्सेस ऑफ KI के साथ रिएक्ट करके KBI4 का फॉर्मेशन करता है, जो कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनाता है। तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन हमारा आंसर कौन हो गया, बिस्मिथ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2। पहली बात तो मैं कह दूं, क्वेश्चन की इस तरह की खतरनाक स्थिति देख करके घबराना नहीं है, फिर कह रहा हूं डरना नहीं है। चुपचाप जो सामने दिया है शांत मन से उसको देखो, समझो, इतना भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अरे यार रिएक्शन आ गई, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, बहुत सिंपल है, आराम से सोचो। देखो O2 माइनस है, मतलब सुपर ऑक्साइड। कौन है, सुपर ऑक्साइड।
और वो बना रहा है O2 और O2 माइनस, यानी कि ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर उस पर आप ध्यान दो तो वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। यानी कि ए का आंसर एक तो क्या होना चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन होना चाहिए, और इसका मतलब ये एक तरह की कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो भैया मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, पी और एस दोनों होने चाहिए। आइए चेक कर लें। अरे वाह, पी और एस ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रोमेट है, एसिडिक मीडियम है, कितनी बार बताऊं इफेक्ट ऑफ पीएच। जो क्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डाइक्रोमेट है वो बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आई। अब एक तरह से आप कह सकते हो कि डाइक्रोमेट क्या है, डाइमेरिक फॉर्म है। क्या है, डाइमेरिक फॉर्म है। उसमें एक तरह का ब्रिज टेट्राहेड्रल मेटल आयन है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, कुछ इस तरह की होती है, CrO, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड O, और यहां पे O माइनस, और यहां पे डबल बॉन्ड O माइनस। यस आर नो, ये कंडीशन होती है साहब, हाँ या ना। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए लाला, आर होना चाहिए, बी का आंसर। आओ चेक कर ले। अरे यार ये तो आ रही है, अपन सही निकल गए दूसरी बार भी। चलो तीसरे पे देखते हैं, तीसरे की क्या सीन है। ये MnO4 माइनस है और ये NO2 माइनस है। बेटा ये एसिडिफाई KMnO4 है जो NO2 माइनस को किस में बदल देगा, NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। क्या NO3 माइनस ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म नहीं होती, होती है ना सर, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म होती है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसका आंसर PQ हो गया। क्यों, रेडॉक्स रिएक्शन है वो तो हमें दिखाई दे ही रही है, प्लस QB हो गया क्योंकि इसमें ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी बचता है बेटा कौन, D। NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, सल्फेट है, Fe+2 आयन रिएक्ट करेंगे, वेरी सिंपल, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, +3 में बदल जाएंगे। आंसर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं है, कूल माइंड होकर के सोचना है, बड़े आराम से हो सकते हैं। एक एक ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। इधर का पढ़ा, फिर इनको देखा, फिर इसको पढ़ा, फिर इनको देखा, सोच समझ के आराम से जवाब देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच ईच ऑफ द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 2। तो भाई अगर आपको याद हो तो हमने जब पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस और सब, तो उसमें हमने बहुत सारे QSP डिस्कस किए थे, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। तो याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में PB से ऊपर होते हैं। हाँ, तो अभी लास्ट टाइम पे भी याद करो मैंने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैं दोबारा दिए देता हूं जिसने ध्यान ना दिया हो। हाँ, तो जो मेटल कहां पे होते हैं बेटा, अबव दी PB इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, लीके का नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। तो बेटा वो जो मैंने मेटलर्जी में सीरीज बताई है सब जगह, उसी को फॉलो करना है। तो जो मेटल PB से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो HNO3 के साथ, किसके साथ बेटा, HNO3 के साथ। अब HNO3 भी कैसा होता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप का हमने दिया है, 70% HNO3, 20% HNO3 और 6% HNO3। तो क्या बनता है बेटा, मेटल नाइट्रेट बनता है, हाँ या ना। और साथ में क्या बनता है, जरा ध्यान से देखो, साथ में बनता है NO2, N2O और अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। और ये अमोनिया एसिडिक मीडियम में फाइनली NH4NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, NH4NO3 में कन्वर्ट हो जाता है।
तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये चीज ध्यान रखिए। तो यही चीज वहां पे काम आ रही है। अब जो जिंक है वो क्या है बेटा, पीबी से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर जिंक पीबी से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में तो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है ये वाला डाइल्यूट कहलाता है बेटा, और ये वाला वेरी डाइल्यूट कहलाता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेट के साथ क्या बनता है NO2 और डाइल्यूट के साथ क्या बनता है N2O। आइए चेक कर लें। जिंक डाइल्यूट HNO3 क्या क्या होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन का आंसर क्या क्या होना चाहिए, एक तो सी ऑप्शन का आंसर T होना चाहिए, है ना, और डाइल्यूट है ना तो एक N2O, यानी कि R और T होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। अरे वाह, R और T ही है। अच्छा, जिंक कंसंट्रेटेड HNO3 है तो बेटा T तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होना चाहिए, Q भी होना चाहिए NO2, यानी कि QT होना चाहिए। वाह क्या क्यूट आंसर है, QT। ओके चल, अब आगे कॉपर की बारी आती है। कॉपर का सीन क्या है वो भी देख लो। मेटल बिलो दी पीबी, यानी कि आप कह सकते हो पीबी और बिलो दी पीबी इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे भी हम 3 एसिड लेते हैं, वही HNO3 के। कौन से, 70% जो कंसंट्रेटेड होता है, 20% जो डाइल्यूट होता है, 6% जो वेरी डाइल्यूट होता है। तो 70% वाले के साथ क्या बनेगा बेटा, मेटल नाइट्रेट बनेगा, हाँ या ना, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा NO2, लेकिन यहां पे बनेगा बेटा डाइल्यूट में NO, और ये तो बेचारा रिएक्शन देने से ही मना कर देगा। तो फाइनल आंसर आप देख लीजिए, मेटल नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा और NO बनेगा। तो आइए, कॉपर जो होता है क्या होता है, कॉपर ये पीबी से नीचे होता है, पीबी से नीचे होता है। तो भैया मेरे जरा ध्यान से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपर प्लस डाइल्यूट सॉरी, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो भैया एक S तो बनेगा ही बनेगा, साथ में डाइल्यूट है तो NO भी बनेगा, यानी कि PS आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अरे वाह, PS आंसर है। और कंसंट्रेटेड है, क्या है कंसंट्रेटेड, तो भैया देखो S तो बनेगा ही बनेगा और साथ में Q भी बनेगा, यानी कि QS। लो भाई, QS आंसर है। अब तो नहीं कहोगे कि मैंने रटा हुआ है, तुम्हारे सामने एक एक रिएक्शन को सॉल्व करके बता रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो QSP पढ़ो मेरे, अभी भी वक्त है। अभी आपके पास मेंस है, एडवांस है। कसम से कह रहा हूं, दुआएं दोगे मुझे, बोलोगे कि हाँ सर आपके QSP ने बचा दिया, समझे। तो QSP पे फोकस करिए। मैं फिर कह रहा हूं, किस पे फोकस करिए, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट पे फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, passing H2S gas into a mixture of this ion in an acidified aqueous solution precipitate। बहुत ही सिंपल है, जानते हो इस क्वेश्चन में एक शानदार हिंट छुपा हुआ है, एसिडिफाई एक्वस सोल्यूशन। आई रिपीट, एसिडिफाई एक्वस सोल्यूशन, यानी कि हम H2S को पास करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो भाई देखो, पूरे जितने भी बेसिक रेडिकल हैं जिनको आप कैटायन के नाम से जानते हो, वो टोटल 6-7 ग्रुप में डिवाइड हैं, ठीक है ना, 0 को मिलाकर के करीब 7 ग्रुप में डिवाइड हैं। ओके, अब इनमें कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम में H2S के साथ पीपीटी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम में H2S के साथ पीपीटी देते हैं। तो एसिडिक मीडियम में जो H2S के साथ पीपीटी देते हैं वो है, हे प्रभु क्यों कन्या बनाई। जी हां, हे प्रभु क्यों कन्या बनाई। तो भैया कन्या इसलिए बनाई ताकि देश का, जिंदगी का उद्धार हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो नारी शक्ति सर्वदा आगे, हमेशा आगे रहती है, हमें उसका क्या करना चाहिए भैया, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सम्मान करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो इधर ध्यान से देखो, हे प्रभु क्यों कन्या बनाई, जरा ध्यान से देखिए, ये अपनी क्या हो गई बेटा, ट्रिक हो गई। ओके, अब मैंने ये जितने भी हैं ये सब एसिडिक मीडियम में, क्या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देते हैं, किसमें देते हैं, एसिडिक मीडियम में। और
एक होता है बेटा जमीन, ठीक है, निकाले कोल, जमीन निकाले कोल, बात समझ में आ रही है, जमीन निकाले कोल। तो ये जो होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये सब बेसिक मीडियम से रिएक्शन देते हैं। किसमें देते हैं बेटा? बेसिक मीडियम में रिएक्शन देते हैं। तो अब जब मैं H2S पास कराऊंगा, क्या पास कराऊंगा बेटा? H2S पास कराऊंगा, तो जरा ध्यान से देखना, मुझे एसिडिक वाले सेलेक्ट करने हैं। तो एसिडिक वाले में कौन है बेटा? एक तो कॉपर हो गया और एक Hg हो गया। तो मेरा आंसर जो है वो ए होना चाहिए। ये लो भाई, अरे वाह, ए आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। The reaction of white phosphorus with aqueous NaOH gives phosphine along with another phosphorus containing compound. The reaction type, the oxidation state of phosphorus in phosphine and other product are respectively. जिसमें Y गायब हो गया, लो मैंने लगा दिया। ओके चलो, तो जरा देख ले भाई इसमें क्या हो रहा है। आइए बहुत ध्यान से देखना, ये P4 है, ये H2O है और ये NaOH है। आपस में रिएक्ट करके फाइनली ये PH3 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं बेटा NaH2PO2। तो यार इसमें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन -3 होती है और इसमें ऑक्सीडेशन +1 होती है। तो मेरे हिसाब से फाइनल ये एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये 0 है, ये -3 है, ये +1 है। तो फाइनली आप कह सकते हैं क्या कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें -3 और +1 कंपाउंड बनके तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, जस्ट सी, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among this the total number of black color sulfides। भाई ब्लैक कलर वाले सल्फाइड, देखो सॉल्ट एनालिसिस का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा क्या? कलर याद करने पड़ते हैं, इनकी कोई टेक्निक नहीं होती। आपको लगे कि इसमें कोई कंसेप्ट अप्लाई हो ताकि मुझे पता चल जाए कौन किस कलर का है, नहीं, आपको ये याद करने में साफ कह रहा हूं, कलर आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय याद करने के, ठीक है। तो भाई मुझे पता होना चाहिए पीबीएस ब्लैक होता है, सीयूएस ब्लैक होता है, एचजीएस ब्लैक होता है, एमएनएस बफ कलर होता है, एजी2एस ब्लैक होता है, एनआईएस ब्लैक होता है, सीओएस ब्लैक होता है, बीआई2एस3 ब्लैक होता है और एसएनएस2 ये थोड़ा सा येलो टाइप का चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको, अरे वो मैंने गलती से वहां पे निशान लगा दिया, अभी कंफ्यूजन हो जाता, तो वो कैसा हो जाता है? येलो टाइप का चला जाता है। चलो कितने ब्लैक हो गए भैया? 7 ब्लैक हो गए, 7 हो गए ना? हाँ 7 ब्लैक हो गए। कितने ब्लैक हो गए? 7। मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। अरे वाह 7 आंसर है। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है। In the following reaction sequence in aqueous solution, the species X, Y, Z respectively, ठीक है। इस रिएक्शन से एक बहुत शानदार किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं इसमें मतलब कुछ चीजें समझाता हूं ऐसे ऐसे इशारे करके, लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे थायोसल्फेट है, तो थायोसल्फेट की रिएक्शन जब आप सिल्वर सॉल्ट से कराओगे तो शुरुआत में जब सेम कंसंट्रेशन होगी तो कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन जब आप सिल्वर की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहां पे व्हाइट कलर का पीपीटी अपीयर होगा, जिसे Ag2S2O3 कहते हैं। अब इसके आगे मैं क्या बताता हूं? इसके आगे मैं ये बताता हूं कि अगर वापस से आप थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये वापस से पीपीटी गायब हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन वापस यहीं पे आके खत्म हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या बताता हूं? ऐसे बताता हूं कि देखो भाई शुरुआत में दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन क्या कर दी हमने? बढ़ा, वो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हाँ, तो पीपीटी आ गया। फिर वापस से हमने थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो पीपीटी क्या हो गया? वापस चला गया। फिर ये तो मैं इसको ऐसे ऐसे समझाता हूं। तो किसी बालक ने क्या किया, इस पे एक मीम बना दिया और मैं उस बच्चे की लिटरली तारीफ करता हूं जिसने भी वो मीम बनाया। बड़ा शानदार मीम बनाया। क्या किया उसने? एक गाना था, याद करो, अमिताभ बच्चन का, शावा शावा, याद है? शावा शावा, वो पता नहीं फिल्म कौन सी थी यार,
अरे यार फिल्म कौन सी थी? चलो छोड़ो यार, जो भी फिल्म थी मुझे नाम नहीं याद आते। हाँ बस गाना याद है, वो शाबा शाबा करके फिल्म थी। तो उसने क्या किया, एक मीम बना दिया, शॉर्ट बना दिया, जिसमें मैं ऐसे ऐसे बच्चे को समझा रहा हूं। और गजब की उसने बंदे ने, यार मानना पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग हैं। उसे क्या किया, उसको बाकायदा मैच करा दिया शाबा शाबा ट्यून से। तो मानना पड़ेगा भाई, खैर इस पे मीम बना हुआ है और ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया भी हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, खैर बातों बातों में मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। इसका आंसर ही क्या होगा बेटा, फाइनली ए। तो यहां पे थायोसल्फेट है, सिल्वर सॉल्ट लोगे तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगा। देन आप सिल्वर सॉल्ट क्या कहते हैं, मान लो एक्सिस में ले लोगे तो व्हाइट कलर पीपीटी ऑब्जर्व होगा, दिस वन सिल्वर थायोसल्फेट। एंड देन आप क्या करोगे, इसको बॉइल करना शुरू करोगे एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, तो ब्लैक कलर पीपीटी मिलकर के तैयार होगा, विच इज Ag2S। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The metal that give hydrogen gas upon treatment with both acid and base as well as, है ना, मतलब दोनों के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ, बड़ा सिंपल सा है, वो एम्फोटेरिक होगा। उसने ये लाइन लिख करके बात ही खत्म कर दी कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करेगा, रिएक्शन दे रहा होगा। आंसर इज जिंक। एक जिंक ही है बेचारा इन चारों में जो एम्फोटेरिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट ए टू डी आर। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आइए। सेलाइन हाइड्राइड प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद H2O। अब भाई मेरे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेलाइन हाइड्राइड होते क्या है। सेलाइन हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स को बोलते हैं, यानी कि जो आयनिक होते हैं। तो अब मान लो जैसे NaH है, तो NaH एक तरह का कैसा है बेटा, आयनिक हाइड्राइड है। तो जब आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो फाइनली NaOH बनेगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो यार स्टेटमेंट पहला क्या है बेटा, सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है कि आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस पे हाइड्रोजन देते हैं। हाँ बात बिल्कुल सही है। रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद BF3 लीड्स टू B2S6। जब मैं आपको पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो ये रिएक्शन में उसमें बता चुका हूं कि B2S6 जो है बेटा लिथियम, ये BF3 जो है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके फाइनली B2S6 बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। PH3 और CH4 इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड रिस्पेक्टिवली। देखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या होते हैं, जिनमें देने के लिए लोन पेयर हो। इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं दोबारा बोलता हूं। इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिनमें देने के लिए इलेक्ट्रॉन हो, और ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या कहलाते हैं, जो ऑक्टेट को पूरा रखते हो। तो PH3 के पास देने के लिए लोन पेयर है और CH4 क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भैया मेरे हिसाब से ये क्या है, ये भी एक तरह का सही स्टेटमेंट है। तो मैं एक बार दोबारा बोले देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं, जिनके पास देने को लोन पेयर हो। अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, है ना, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। और दूसरा एक क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये क्या होते हैं बेटा, जो ऑक्टेट को क्या रखते हैं, कंप्लीट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। HF एंड CH4 आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। बात बिल्कुल सही है। ये क्या कहलाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से चारों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो हां भाई आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaH इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी बता करके चुका हूं, NaH कौन है, आयनिक हाइड्राइड है। क्या है, आयनिक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज सी, सेलाइन हाइड्राइड। चलो अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एमंग देम रेस्पेक्टिवली आर। देखो भाई तीन तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ओके, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यानी कि आइसोटॉप्स तो कितने तरह के होते हैं बेटा, 3 हो गए, 3 आइसोटॉप हो गए। और इसमें से जो आखिरी वाला है ट्रिटियम, ये कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव होता है। तो फाइनल इसका आंसर 3-1 होना चाहिए, यानी कि ए। आइए चेक कर लें, करेक्ट, इसका आंसर क्या है, ए।
Among the following reaction of hydrogen with halogen, the one that require a catalyst is, हाँ जी, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं। H2 और I2 डायरेक्ट नहीं बनते, इसके लिए कहीं ना कहीं कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तब जाकर के HI का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन इज रॉन्ग। यार इस तरह के जो क्वेश्चन होते तो इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हो, पूछे गए, लेकिन ये थोड़े से इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। आपको ये क्वालिटीज यानी कि उनके यूज, उनकी प्रॉपर्टीज आपको क्या होनी चाहिए, पढ़ के जानी चाहिए। तो जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होते हैं। ऑर्डरलेस है, ठीक है ना, टेस्टलेस है, कलरलेस है और इन्फ्लेमेबल होता है। यहां पे क्या लिखा है, नॉन इन्फ्लेमेबल, तो डी आंसर इसका क्या हो गया, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक तरह का सिनोनिम पूछा है फॉर वाटर गैस व्हेन यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल। तो मैं आपको बता दूं भाई, वाटर गैस को कई नाम से जानते हैं, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, डंप गैस, ठीक है ना, पाउडर गैस, पावर गैस, मॉन्स गैस, कई नाम से इसको जाना जाता है। यहां पे नाम दिया हुआ है कौन सा, सिन गैस, ठीक है। सिन गैस या सिंथेसिस गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। चलिए आगे जोड़िए। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली इन CuSO4.5H2O। ये मैं तो कहता हूं कि ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाला कंपाउंड, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। कसम से कह रहा हूं, ये बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट। बात समझ में आ रही है? हाँ, किसका फेवरेट है? ये फेवरेट है मेंस और एडवांस के पेपर बनाने वालों का। अक्सर इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जरा ध्यान से देखना, ये Cu है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है। कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, लाइक दिस। और ये क्या है, OH और OH। और ये क्या है बेटा, SO4 2-। ठीक है, तो बाय द एंड समरी इज दिस, आप देख सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल है जो डायरेक्ट Cu से नहीं जुड़ा हुआ है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है जो डायरेक्ट Cu से जुड़े हुए हैं। फाइनल आंसर क्या, सी, यानी कि 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो मैं आपको बता दूं, हार्डनेस जो होती है वाटर की वो 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है एक ऐसी इंप्योरिटी जिसमें से जिसको आसानी से रिमूव किया जा सके, तो उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोल दिया। परमानेंट जो पूरी तरह से डिसॉल्व है अच्छे से और उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी वजह से होती है, जबकि परमानेंट जो हार्डनेस होती है, टेम्परेरी तो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जबकि परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, सी। आंसर क्या है बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय, किससे नहीं हटाया जा सकता? तो भाई ऐसा है कि 2-3 मेथड क्या कहते हैं, टेम्परेरी के दिए हैं, 2-4 मेथड किसके दिए हैं, आपके परमानेंट के दिए हैं। तो वो मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, वो नाम आपको याद होने चाहिए, तो होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो फाइनली परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की वो किससे नहीं हटाई जा सकती भाई, बॉयल करके नहीं हटाई जा सकती। बॉयल करके हम सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को हटा सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटा सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा बेटा? डी होगा, ये बात ध्यान रखना। फाइनल आंसर इसका क्या होगा बेटा? डी आंसर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थे बेटा हमारे फाइनल PYQs। आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और फिलहाल फोकस करिए पूरी तरह से मेंस के बारे में। फिर बहुत ही जल्द अपन की मुलाकात होगी बेटा, एडवांस की भी प्रैक्टिस करेंगे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।